हेलो नमस्कार। मैं इस कक्षा में आपकी केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए आज फिर हमने 50 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लाया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इस सेट प्रैक्टिस का जितना आप रिवीजन करेंगे बोर्ड एग्जाम में आपको उतना फ़ायदा होने वाला है। हमारा चैनल का नाम है ब्रिलियंट केमिस्ट्री पॉइंट नवादा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको केमिस्ट्री में 90+ मार्क्स लाने में आपको सहायता मिलेगी। यहाँ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न का भी प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो आप हमारे चैनल पे सब नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ब्रिलियंट केमिस्ट्री पॉइंट नवादा आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको पहले ही नंबर पे मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। विद्यार्थी पूछ रहा है क्या कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है प्यारे विद्यार्थियों। तो ग्रेफाइट जो मेरा होता है विद्यार्थी, ग्रेफाइट जो होता है ये मेरा एक होता है सहसंयोजन क्रिस्टल होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट सॉलिड होती है। कोवैलेंट सॉलिड होती है। कौन सा होता है ग्रेफाइट, एक कोवैलेंट सॉलिड होती है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सहसंयोजन क्रिस्टल बोलते हैं। तो 1 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, या उनका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। यानी कि BCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है विद्यार्थी, 2 होती है। अगर SCC में बोलेगा तो परमाणु की संख्या 1 बताएंगे, और FCC में पूछेगा तो परमाणु की संख्या 4 बताना है, और HCP में पूछेगा तो परमाणु की संख्या 6 बताना है। यहाँ पूछ रहा है BCC में विद्यार्थी, यानी कि ये BCC लिखा हुआ है शॉर्ट में, इसको पिंड केंद्रित को हम लोग शॉर्ट में BCC बोलते हैं। इसमें कितने परमाणु होते, तो BCC में 2 परमाणु होते हैं। उसी प्रकार से SCC में पूछेगा तो 1 परमाणु बताना है, और यहाँ FCC में पूछेगा तो 4 परमाणु, और HCP में पूछेगा तो 6 परमाणु बताना है। तो इसका सही ऑप्शन कितना दिख रहा है विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 2 परमाणु होती है BCC का सेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विलयन में अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है। यानी कि अनुसंख्यक गुणधर्म के उदाहरण कौन होते हैं विद्यार्थी, अनुसंख्यक गुणधर्म 4 अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं विद्यार्थी। तो याद रखना है, पहला क्या होता है, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन होता है। दूसरा क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है। तीसरा क्या होता है, हिमांक में अवनमन होता है। और चौथा क्या होता है, प्रसरण दाब होता है। ये 4 हमारे अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे क्वथनांक पे उन्नयन ऑप्शन में दिख रहा है, ये मेरा एक अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक का अवनमन उत्पन्न करता है। तो हिमांक का अवनमन प्यारे बच्चों डेल्टा TF से सूचित करते हैं। ये इक्वल टू होता है I/K F/M के बराबर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ फैक्टर, यहाँ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, कि डेल्टा TF पे सीधा समानुपाती किसके होते हैं विद्यार्थी, बाउंड ऑफ फैक्टर के सीधा समानुपाती होते हैं विद्यार्थी। तो यहाँ पे Y का मान कहाँ पे ज़्यादा दिखेगा, यानी कि वैसा सॉलिड जो धनायन यानी प्लस और ऋणायन में ज़्यादा टूटे, प्लस और माइनस में जो ज़्यादा टूटेगा उसी का क्वथना हिमांक का अवनयन अधिकतम होने वाला है। यहाँ पे दिख रहा है मेरे को क्या, 4 का ऑप्शन नंबर है, क्योंकि ये टूटने से हमें 3 मोल सल्यूट देगा। तो यहाँ पे 81/4 का हिमांक का अवनमन अधिकतम हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड दे रखा है मेरे पास। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पे क्या प्राप्त होता है विद्यार्थी। तो कैथोड पे क्या होता है, एक वैद्युत अपघटन में 2 रड होता है, एक होता है माइनस छोटू, एक होता है प्लस छोटू। यहाँ पे जो माइनस होता है उसको हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं, और जो प्लस होता है उसको हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ सोडियम होता है क्या, कैसा प्रकृति का होता है, सोडियम प्लस होता है। तो ये निगेटिव ध्रुव की तरफ यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। तो यहाँ पे सोडियम कैथोड पे जमा होगा विद्यार्थी। तो सोडियम पे पूछ रहा है, यहाँ पे कैथोड पे पूछ रहा है कि कैथोड पे कौन सा तत्व मुक्त होगा। तो यहाँ पे सोडियम तत्व यहाँ पे मुक्त होने वाला है एक कैथोड के ऊपर। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा है, और इसका पूछ रहा है कि इसका मानक अवकरण विभव बताइए। तो मानक अवकरण विभव कैसे निकालता है विद्यार्थी, आपको सिखाते हैं। अगर ऑक्सीकरण विभव मान लेते हैं कितना है, x है ऑक्सीकरण विभव, तो इसका अवकरण विभव कितना होगा, -1 होगा।
यानी ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव में सिर्फ उसके माइनस और प्लस का अंतर होता है। अगर कोई चीज़ आपको प्लस में दे रखा है तो उसका अवकरण पूछेगा तो माइनस में हो जाएगा, वो संख्या वही रहने वाली है, खाली सिर्फ चेंज हो जाएगा, उसका चिन्ह, उसका साइन अलग हो जाता है। तो यह 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है, यानी 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया गया है। विद्यार्थी, यहाँ पे अभिक्रिया की वेग दे रखा है कि a⁻2 और b की पावर कितना दे रखा है? कुछ नहीं तो 1 है विद्यार्थी। तो यहाँ पे टोटल अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएगी? 2 + 1 = 3 के बराबर आने वाला है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे 3 हो जाएगी। 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से क्लोराइड कण का गमन कहलाता है। अगर मान लिया जाए विद्यार्थी, मैंने क्या किया, एक बर्तन भरा, इसमें हमने क्या रख दिया, इसमें क्लोराइड कण भर दिया है और यहाँ पे हमने क्या लगाया, प्लस और यहाँ पे माइनस ध्रुव लगा दिया है, प्लस प्लेट और माइनस प्लेट लगा दिया है। तो इस प्रकार के जो क्लोराइड कण का गमन होता है विद्यार्थी, यानी कि वैद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र प्लस और माइनस में जो क्लोराइड कण का गमन होता है उसको हम लोग वैद्युत कण संचालन कहते हैं विद्यार्थी, वैद्युत कण संचालन। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है, यानी वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है? तो हमें बचपन से पढ़कर आए कि अयस्क ही ऐसा चीज़ है जिससे हमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद चीज़ से होती है, उसे हम अयस्क कहते हैं। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होती है। तो साइनाइड विधि द्वारा विद्यार्थी हमें प्राप्त होती है क्या? साइनाइड विधि द्वारा हम लोग सिल्वर धातु का प्राप्त करते हैं। साइनाइड विधि द्वारा हम लोग सिल्वर धातु को प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। 10 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है विद्यार्थी, तो यहाँ पे HCl है जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ये क्यों नहीं बनाता है विद्यार्थी? यहाँ पे क्लोरीन का जो आकार होता है, ये क्लोरीन का आकार बड़ा हो जाता है और विद्युत ऋणात्मकता का मान थोड़ा घट जाता है, इसी वजह से ये हाइड्रोजन बंधन बनाने में असमर्थ हो जाता है विद्यार्थी। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एसेट दे रखा है। एसेट में पूछ रहा है कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है कि सल्फर किस ऑक्सीकरण अवस्था में दिख रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ रहा होगा कि सल्फर एसेट अवस्था में पाया जाता है, जिसे यानी कि जो भी पदार्थ जिस अवस्था में पाया जाता है उसे उसका एलिमेंटल स्टेट कहते हैं। एलिमेंटल स्टेट में उस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है विद्यार्थी? 0 होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा? सल्फर का 0 हो जाएगा, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? यहाँ प्रबल अम्ल की बात कर रहा है, तो अगर हम HF की बात करें, HCl की बात करें और HBr की बात करें और HI की बात करें, तो आप ग्रुप में नीचे जाएंगे तो इसका आकार क्या होगा? हाइड्रोजन का आकार बढ़ता जाएगा, जिससे बंधन ऊर्जा टूटने में आसानी होगा, तो H+ ये आसानी से बाहर कर देगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि HI सबसे प्रबल अम्ल होता है। इसमें HI सबसे प्रबल अम्ल होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। संक्रमण तत्व किस आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है? तो आवर्त सारणी में हम लोग संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। आवर्त सारणी में हमें संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे 14 का आंसर कितना हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण तत्व का श्रेणी का सदस्य नहीं है? यानी कि पूछ रहा है कि प्रथम संक्रमण तत्व 3D सीरीज कहाँ से शुरू होता है? स्कैंडियम से लेकर कहाँ बच्चों? जिंक तक होता है कि इसमें कौन सा तत्व नहीं आता है? यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं आता है विद्यार्थी, क्योंकि मैग्नीशियम एस ब्लॉक का तत्व होता है। तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से संक्रमण धातु
कि आयन में कौन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय यानी कि n = 0 विद्यार्थी, यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होनी चाहिए। अयुग्मित संख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है विद्यार्थी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी जिसमें 0 हो जाएगा तो वो मेरा प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। तो यहाँ पे जिंक के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेरे पास 0 होती है। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि जटिल आयन दे रखा है इस प्रकार का संरचना, ये संरचना वर्ग समतलीय होता है। तो इस जटिल आयन में कॉपर 2+ का संकलन पूछ रहा है। जब भी आपको जटिल आयन दिखे विद्यार्थी, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, अगर किसी का उप संख्या 4 है और इसके पास अगर हमें जटिल आयन दिखे तो आपको समझ में आया स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, DsP2 हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों। DsP2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है मेरे को, DsP2 होगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसमें पूछा प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या दे रखा है। यहाँ पे प्लेटिनम, तो यहाँ पे प्लेटिनम का निकाल तो x मान लेते हैं। यहाँ पे क्या C2O4 दे रखा है ना, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो इतना गुना कितना हो जाएगा, इतना गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा, क्लोरीन -1 होता है, गुना कितना है 3 क्लोरीन है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक -4 दे रखा है विद्यार्थी, यहाँ पे दिख रहा होगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक -4 दिख रहा है, यानी कि -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएगा विद्यार्थी, -3 = -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है विद्यार्थी, x का मान कितना निकल कर आएगा, x हो जाएगा -1 + 3 = +2 आ जाएगा, यानी कि प्लेटिनम यहाँ पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था में मेरे को दिख रहा है। तो प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अवस्था कितना दिख रहा है विद्यार्थी, +2 दिख रहा है, कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल का इपेक नाम पूछा, सेकेंडरी ब्यूटाइल पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 कार्बन, यानी इसके सेकेंडरी कार्बन यानी 2 डिग्री कार्बन पे क्या होगा विद्यार्थी, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ था, पूछ रहा है इसका इंटरनेशनल नेम क्या है। तो इस प्रकार से संरचना बनेगा और नंबरिंग कर देना 1 2 3 4। तो 2 नंबर पे क्या दिख रहा है, 2 मिथाइल हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, सब सिंगल लाइन है तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन सेकेंडरी ब्यूटाइल का यूपेक नाम होता है। तो यहाँ पे 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इसका मतलब 2-क्लोरोब्यूटेन इसका बिल्कुल सही नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद किया जा सकता है, यानी 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर पूछ रहा है कि आप किसके द्वारा अंतर कर सकते हो इस प्रकार से। तो हमें पता होना चाहिए कि आपको ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी हम लोग एल्कोहल का अंतर कर लेते हैं, लुकास अभिकारक के द्वारा भी कर लेते हैं, और विक्टर मेयर टेस्ट के द्वारा भी हम लोग एल्कोहल की जांच कर लेते हैं कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री एल्कोहल है और कौन 3 डिग्री एल्कोहल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 20 का आंसर डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी कि किस का उपयोग आप लोग किसी व्यक्ति को यानी कि बेहोश करने में उपयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है विद्यार्थी, आप सभी को पता है कि क्लोरोफॉर्म एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग किसी भी व्यक्ति को बेहोश कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में से क्या बनता है। तो कैल्शियम एसीटेट को प्यारे विद्यार्थियों जब आप इसको क्या करते हो, जब कैल्शियम एसीटेट को आप गर्म करते हो तो प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आना चाहिए कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से आपको क्या प्राप्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों कैल्शियम एसीटेट को आप जब गर्म करते हो तो कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हो तो आपको एसीटोन मिलता है विद्यार्थी, ये एसीटोन प्राप्त होता है, यानी कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने से आपको एसीटोन मिलेगा। तो यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर
23 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि एल्कोहल में कौन रहता है? तो एल्कोहल में OH समूह रहती है विद्यार्थियों, एल्कोहल में OH समूह रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड एवं कीटोन में विभेद करता है? तो एल्डिहाइड और कीटोन में कौन विभेद करता है विद्यार्थी? तो ये मेरा कीटोन हो गया, ये मेरा एल्डिहाइड हो गया। ये कह रहा है कि इन दोनों में कौन विभेद करेगा एल्डिहाइड एवं कीटोन में? तो यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन होता है विद्यार्थी, फेलिंग सॉल्यूशन के माध्यम से आप क्या करते हो, एल्कोहल और कीटोन में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22 का ए आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक पूछ रहा है विद्यार्थी, कौन है? तो प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक होता है प्यारे विद्यार्थियों NH2 होता है, यही मेरा प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक होती है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि तनु एवं अल्प दे रखा ना, तनु एवं अल्प के MnO4 को क्या बोलते हैं? अगर तनु के MnO4 लिया जाए और इसको हम लोग क्या करते, थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है विद्यार्थी? बेयर अभिकर्मक इसका नाम होता है विद्यार्थी, बेयर अभिकर्मक इसका बिल्कुल सही नाम होता है, बेयर अभिकर्मक होता है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा 26 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? तो आपको याद रखना है विद्यार्थी कि जब भी आप क्या करोगे, फिनॉल को गर्म करोगे, किसके साथ गर्म करोगे? जिंक के साथ गर्म करोगे तो ये बेंजीन बना कर देगा प्यारे विद्यार्थियों। ये बेंजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद कर लेना है। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आता है कि फिनॉल को जिंक के साथ जब गर्म करते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मेरे को 26 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि कार्बोक्जिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या है? कार्बोक्जिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है विद्यार्थी COOH होती है, ये मेरा कार्बोक्जिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है। बचपन से पढ़े होंगे विद्यार्थी, कार्बोक्जिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक COOH होती है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया, ये यहाँ पे देखा सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट की आवाज़ होती है, तो निम्न में से कौन सा यौगिक होगा? हम एक बात आपको बताते हैं विद्यार्थी, जो फदफदाहट का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ये हमेशा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है। किसका होता है विद्यार्थी? तो इसका होता है एसिटिक अम्ल के साथ। यानी जब भी आप एसिटिक अम्ल लोगे, एसिटिक एसिड लोगे, तो इसकी अभिक्रिया जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड ही फदफदाहट की तरफ बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 29 का सी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही फदफदाहट की आवाज़ आती है विलयन के अंदर। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी कि कार्बोक्जिलिक अम्ल होना अनिवार्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ईस्टर को प्यारे विद्यार्थी हम लोग COOR के द्वारा हम लोग ईस्टर को व्यक्त करते हैं, यानी कि 2 ऑक्सीजन होती है और 2 मेरा इथाइल समूह होता है, यानी कि 2 मेरा एल्काइल समूह इसमें जोड़ा होता है। जैसे R हो गया और बीचे में COOR होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनता है? जैसे मान लिया नाइट्रो एल्केन है मेरा, ये मेरा नाइट्रो एल्केन, इसका क्या करवाना है? अवकरण करवाना है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे पता चलना चाहिए कि R है, इसका जब अवकरण होगा तो नाइट्रोजन के साथ यहाँ से ऑक्सीकरण हटेगा, ऑक्सीजन हटेगा, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? इसके जगह पे आ जाएगा मेरा, आ जाएगा इसके जगह पे आ जाएगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ऑक्सीजन हटेगा और नया यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, तो ये आएगा तो आपको इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेरा क्या है? प्राइमरी एमीन है। तो प्राइमरी एमीन यहाँ से बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से प्राइमरी एमीन बनने वाला है कि नाइट्रो एल्केन का जब भी अवकरण होगा तो मेरे को प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? DNA और RNA में समान भाषा उपस्थित होते हैं।
हैं। तो डीएनए में और आरएनए में कौन सा बात होता है विद्यार्थी? तो गुआनिन होता है, एडेनिन होता है और साइटोसाइनिन होता है। अगर हम छोटी सी बात करें तो जीएसी याद रखना शॉर्ट में विद्यार्थी, जीएसी याद रखना है। गुआनिन, एडेनिन और साइटोसाइनिन ये होता है डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो मानव शरीर हमारा विटामिन नहीं बना पाता है विद्यार्थी, मानव शरीर हमारा विटामिन नहीं बना पाता है, क्योंकि विटामिन को हम अपने बाह्य स्रोत के माध्यम से अपने शरीर में अंदर ग्रहण करते हैं। हमारा शरीर में एंजाइम बनता है, प्रोटीन भी बनता है विद्यार्थी, हार्मोन तो निकलता ही है। तो यहाँ पे विटामिन ही ऐसा चीज़ है जो हमारे बॉडी में नहीं बन पाता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बंधन होता है? तो ये आपको याद रखना है कि नायलॉन 66 में प्यारे विद्यार्थियों ये एमाइड बंधन पाया जाता है। नायलॉन 66 में एमाइड बंधन पाई जाती है। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि ऑर्लोन एक बहुलक है ना विद्यार्थी। ऑर्लोन किसका बहुलक है? तो आपको याद रखना है कि एक राइलो नाइट्राइल का होता है विद्यार्थियों, एक राइलो नाइट्राइल का यहाँ पे होता है आपका बहुलक होता है ऑर्लोन। तो यहाँ पे 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता प्यारे विद्यार्थियों सैक्रिन भी होती है जो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, एस्पार्टम भी बनता है विद्यार्थी, और सोडियम साइक्लोमेट भी एक कृत्रिम मीठापन होता है। तो यहाँ पे 36 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे मेरा सैक्रिन भी कृत्रिम मीठा वाला, एस्पार्टम भी है और सोडियम साइक्लोमेट भी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 36 का डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? बुखार को कम करने के लिए विद्यार्थी हम लोग क्या लेते हैं? एंटीपायरेटिक लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एंटीपायरेटिक लेते हैं हम लोग, दवा लेते हैं, एंटीपायरेटिक दवा लेते हैं जिससे हमारा बुखार कम हो जाता है। तो यहाँ पे 37 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखो। क्वेश्चन नंबर 38 का कारण निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है विद्यार्थी? तो द्वितीयक सेल कौन होता है विद्यार्थी? लेड स्टोरेज सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड स्टोरेज सेल को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक सेल के नाम से जाना जाता है। लेड स्टोरेज सेल को द्वितीयक सेल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन तो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है? तो यह पृष्ठीय परिघटना होता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि यह पृष्ठ पर होने वाली घटना, यानी कि इस पृष्ठ पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्मा शोषित तो हो नहीं सकता है। यह पृष्ठीय परिघटना बिल्कुल है, ऑक्सीकरण वाला तो होता नहीं है और यह अवकरण भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परबल अम्ल है? परबल अम्ल आपको विद्यार्थी अगर मान लिया जाए कि हाइड्रोजन की संख्या अगर बढ़ रहा है तो आपको समझ जाना है कि जहां हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा मिलेगा वही मेरा परबल अम्ल होना है, क्योंकि हाइड्रोजन विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण ये माइनस चार्ज को स्टेबल बना देता है। तो ऑप्शन नंबर डी में हमें तीन हाइड्रोजन दिख रहा है, Cl3 दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 40 का डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि आरएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म होता है। आरएनए में कौन सा प्यूरिन भस्म होता है प्यारे विद्यार्थियों? तो आरएनए में जो प्यूरिन भस्म होती है प्यारे विद्यार्थियों वो होता है मेरा गुआनिन होता है। गुआनिन होता है मेरा आरएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म होता है, गुआनिन होती है, प्यूरिन भस्म की तरह काम करता है आरएनए में। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन, नियोप्रीन सभी क्या हैं? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टेफ्लॉन पूछ रहा है विद्यार्थी, टेफ्लॉन दिया है, पॉली
स्टायरिन दिया है, पॉलीस्टायरिन और दिया है क्या, नियोप्रीन दे रखा है विद्यार्थी। ये सब क्या है, ये आपस में क्या है विद्यार्थी, ये सभी एक बहुलक है और ऐसा बहुलक है जिसमें मोनोमर समान होते हैं, एक ही प्रकार के मोनोमर से मिलकर बनते हैं, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोपोलीमर बोलते हैं, होमोपोलीमर बोलते हैं, यानी कि सम बहुलक बोलते हैं, होमोपोलीमर सम बहुलक इसको बोला जाता है। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि दर्द निवारक दवाइयाँ क्या कहलाती है। तो दर्द को कम करने की जो दवाई होती है विद्यार्थी, उसको हम लोग एनाल्जेसिक के नाम से जानते हैं। एनाल्जेसिक ऐसा दवाई है जिससे आपके शरीर में जो भी थकावट, उससे जो दर्द पैदा हो जाता है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एनाल्जेसिक मेरा दर्द निवारक दवाई की तरह काम करता है। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या आ रहा है कि निम्न में से किसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है। तो फ्रेंकल दोष विद्यार्थी सिल्वर ब्रोमाइड में पाई जाती है फ्रेंकल दोष। यही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपको फ्रेंकल दोष भी मिल जाएगा देखने को, और इसमें शॉर्ट की दोष भी मिल जाएगा देखने को। फ्रेंकल दोष भी, शॉर्ट की दोष भी मिल जाता है सिल्वर ब्रोमाइड में देखने के लिए। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक कुछ होगा। तो वायुमंडलीय दाब पे क्वथनांक कुछ कैसे होता है विद्यार्थी, तो यहाँ पे क्वथनांक का मतलब क्या होता है, टीवी इक्वल टू होता है आई इंटू के बी इंटू एम प्लस क्या होता है, टी नोट बी होता है। तो यहाँ पे फिर दिख रहा है कि क्वथनांक में, जो क्वथनांक का मतलब क्या हो रहा है कि बाउंड ऑफ फैक्टर के सीधा समानुपाती है। क्वथनांक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्यार्थी क्वथनांक के उन्नयन के, यानी कि यहाँ पे बाउंड ऑफ फैक्टर क्या है, आई क्या है, तो यहाँ पे आई है कि जलीय विलयन में जाने पर कौन सा ऐसा सॉलिड है जिसमें टूटने के बाद अधिक मात्रा में आपको आयन मिलेगा। यहाँ BCl3 BCl2 दिख रहा है कि जलीय आयन में जाने पर 3 आयन दे देगा। तो यहाँ पे इन सभी में से आपको BCl3 का ही हमें सॉलिड ज़्यादा डिसोसिएट करेगा जलीय विलयन में। यहाँ पे 45 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, यानी गैस के ठोस सतह पर किन किन मात्रों पे निर्भर करता है। तो गैस का पहला तापमान कैसा है उस पर निर्भर कर जाएगा, फिर बोलेगा गैस का दाब कैसा है, ज़्यादा दाब लग रहा है कि कम दाब लग रहा है, इस प्रकार से। और गैस की प्रकृति क्या है, यानी गैस की प्रकृति ज़्यादा अधिशोषण होने की क्षमता है या नहीं है, तो इस पर भी निर्भर करेगा। यानी कि तीनों फैक्टर पर निर्भर करने वाला है गैस का अधिशोषण ठोस के सतह पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि कच्चा लोहा में अशुद्ध रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। कच्चा लोहा विद्यार्थी, कच्चा लोहा में जो अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है वो क्या होता है विद्यार्थी, कार्बन होता है, अशुद्धि के रूप में यहाँ पाई जाती है। यहाँ पूछ रहा है ना कि कच्चा लोहा में अशुद्ध के रूप में कौन सा तत्व होता है, तो कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है कच्चा लोहा में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है 47 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ। क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड, दो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है विद्यार्थी, एक होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा क्या होता है मेरा जिंक ऑक्साइड। तो इस ऑप्शन में मेरे को जिंक ऑक्साइड ही सिर्फ नज़र आ रही है, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 48 का। जिंक ऑक्साइड मेरा एक उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लुईस अम्ल की बात कर रहा है। यहाँ पे दे रखा है BF3 दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, BCl3 दे रखा है, और BR3 दे रखा है, और BI3 देख रहा है। यहाँ पे बोरोन सब में सेम है विद्यार्थी, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन का आकार बड़ा हो रहा है। फ्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, ब्रोमीन दे रखा है और आयोडीन दे रखा है। तो यानी कि हाइड्रोजन का आकार बढ़ जाने से आपको लुईस अम्ल की क्षमता बढ़ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे 49 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि BI3 का लुईस अम्ल की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है
कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है विद्यार्थी, तो हीलियम का दो मुख्य स्रोत होता है विद्यार्थी। एक होता है क्या, मोनाजाइट होता है, हीलियम मोनाजाइट से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, सूर्य, यानी कि सूर्य के द्वारा भी आप हीलियम को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा मोनाजाइट होता है। तो इस ऑप्शन में तो मेरे को यहाँ पे मोनाजाइट ही दिख रहा है। यहाँ 50 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तो आज हमने 50 ऑब्जेक्टिव किया है जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उन्हें भी अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने में सुविधा हो। यहाँ पे सब्जेक्टिव के साथ साथ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। तो आप सभी विद्यार्थी अपने अपने फ्रेंड को जरूर जोड़ें इस चैनल के माध्यम से, आपको पूरा लाभ मिलेगा इस चैनल में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।